हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, एलएसी पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध तथा भविष्य के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस टैंक खरीदने जा रही है। टैंक का नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, जोरावर नाम रखा गया है। एलएसी पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध तथा भविष्य के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस टैंक जोरावर खरीदने जा रही है। जोरावर का नाम भारत के प्राचीन समय के सेना नायक जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान और इस्कदरू आदि को जीता था। अगला प्रश्न है, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सही जवाब है ऑप्शन 1, जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने, जस्टिस यूयू ललित का पूरा नाम है उदय उमेश ललित ने, उन्होंने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजेआई पद की शपथ दिलाई। 27 अगस्त 2022 से ही जस्टिस यूयू ललित का 74 दिनों का कार्यकाल शुरू हो गया है। यूयू ललित का कार्यकाल कुल 74 दिन मतलब 8 नवंबर 2022 तक का होगा और उन्हें शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, आईडीएफसी ने एमडी और सीईओ किसे बनाया है? सही जवाब है महेंद्र शाह को बनाया है। प्राइवेट बैंक आईडीएफसी ने 24 अगस्त को कहा कि उसने महेंद्र शाह को 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बैंक ने कहा कि यह नियुक्ति शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। महेंद्र शाह मौजूदा एमडी और सीईओ सुनील कक्कड़ की जगह लेंगे। चलिए ध्यान देंगे, आईडीएफसी लिमिटेड मुख्यालय है मुंबई में। आईडीएफसी लिमिटेड के सीईओ हैं वी वैद्यनाथन, 19 दिसंबर 2018 से हैं। आईडीएफसी लिमिटेड की स्थापना हुई अक्टूबर 2015 को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ होगा? सही जवाब है बेंगलुरु में होगा। अगला प्रश्न, एशिया कप 2022 की शुरुआत कब हुई है? सही जवाब है 27 अगस्त 2022 को शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है लिंथोई चानाम्बाम। 16 साल की इस मणिपुरी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड अपने नाम किया। ब्राजील की बियांका रेस को हराकर महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में टॉप पोजीशन हासिल किया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? सही जवाब है 2070। भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे, भारत के नेट जीरो के लक्ष्य से देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी, साथ ही इससे रोजगार के 1.5 से 2 करोड़ तक नए अवसर भी सृजित होंगे। एक ताज़ा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मालूम हो कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो यानी प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, करीम बेंजेमा और निम्न में से किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफा का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? किसने जीता है? एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूएफा का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता और इस तरह से इन पुरस्कारों में स्पेनिश क्लबों का दबदबा रहा।
बेंजेमा पुरुष वर्ग का खिताब जीतने के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चैंपियंस लीग में 15 गोल किए और रियल मैड्रिड को रिकॉर्ड 14वां यूरोपियन खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखिए, फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है। चलिए बताइए, हटाया है या नहीं हटाया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है हटा दिया गया है। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है। फीफा ने अपने बयान में कहा, परिषद ने 25 अगस्त को AIFF के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। प्रतिबंध क्यों लगा था, चलिए जानिए। फीफा ने 16 अगस्त को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण IFF को निलंबित कर दिया था। फीफा के नियमों और संविधान के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह निर्णय लिया गया था। भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन झेलना पड़ा। फीफा के इस फैसले ने अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार भी भारत से छीन लिए गए थे। अगला प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती है। हाल ही में नीरज ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था। अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 के बाद वह ऐसा करने वाले केवल दूसरे एथलीट बने। फाइनल में नीरज ने 88.13 मीटर दूर तक भाला फेंका था और रजत पदक अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये कहाँ स्थित है। सही जवाब है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के प्रमुख अनंत विजय ने इस पर खुशखबरी जाहिर करते हुए कहा कि यह दिल्ली वासियों के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने मोदी सरकार को भी धन्यवाद दिया है। चलिए पहला पॉइंट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक कौन है। विद्यावती। सेकंड देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई, इसकी स्थापना कब हुई। थर्ड पॉइंट है 1861 में। फोर्थ पॉइंट देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय है 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली में। लास्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मूल संगठन संस्कृति मंत्रालय। क्लियर है। अगला प्रश्न, RBL बैंक ने गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। सही जवाब है गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को नियुक्त किया है। चलिए, RBL बैंक की स्थापना कब हुई। 1943 में हुई। RBL बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। RBL बैंक के MD और CEO हैं R सुब्रमण्यम कुमार। RBL बैंक टैगलाइन है अपना का बैंक। RBL बैंक ने गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। RBL बैंक अपनी 2.0 रणनीति में तेजी लाने के लिए प्रासंगिक अनुभव वाले नेताओं के विविध समूह को जोड़ने पर काम कर रहा है। नए परिवर्धन के साथ बैंक के बोर्ड में 14 सदस्य होंगे। RBL बैंक के बोर्ड ने समय समय पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, न्यू इंडिया
सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? सही जवाब है एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति ने विमोचन किया। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का संकलन है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे, जिन्होंने नायडू के साथ पुस्तक का विमोचन भी किया। किताब का प्रकाशन जगरनॉट ने किया है। पुस्तक का सार क्या है? मरणोपरांत प्रकाशित इस पुस्तक में अरुण जेटली 2014-19 की भाजपा सरकार की नीतियों पर सबसे स्पष्ट, सबसे आधिकारिक चर्चा प्रस्तुत करते हैं। पिछले 5 वर्षों में देश ने जो व्यापक बदलाव देखे हैं, उनका सर्वेक्षण करते हुए जीएसटी, विमुद्रीकरण, कश्मीर व देश में बड़े राजनीतिक रुझानों के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि वंशवाद की राजनीति का अंत और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच दरार आदि। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत कब तक नौसेना में शामिल होगा? सही जवाब है 2 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना के हवाले करेंगे। नौसेना में विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से देश की समुद्री क्षमता मजबूत होगी। नौसेना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत सेना में शामिल हो जाएगा। चलिए आईएनएस विक्रांत की खासियत क्या है जानें। भारत के अब तक के सबसे बड़े स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत में करीब 2500 किलोमीटर का केबल लगाया गया है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 7500 समुद्री मील तक सफ़र की भी क्षमता है। विमानवाहक पोत में 8 पावर जनरेटर है, जो पूरे कोच्चि शहर को रोशन करने की क्षमता रखते हैं। इस युद्धपोत में 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिनमें 1700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य की सरकार और ईशा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज सोमप्पा बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं जगदीश वासुदेव। अगला प्रश्न देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है अरुण कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं। चलिए ध्यान देंगे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। सेबी के अध्यक्ष हैं सुश्री माधवी पुरी बुचो। साथ ही ध्यान देंगे, एमसीए ने बीपीसीएल और भारत गैस के विलय को स्वीकार किया है। चलिए बीपीसीएल और भारत गैस का विलय का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। पहला है, भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड का मुख्य व्यवसाय गैस सोर्सिंग और बिक्री है। कॉरपोरेट संरचना को सरल बनाने और भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड और बीपीसीएल की संपत्ति और देनदारियों को संयोजित करने के लिए इसे विभिन्न भौगोलिक स्थानों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए बनाया गया था। सेकेंड पॉइंट है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की कोई सूची नहीं है। थर्ड पॉइंट है, भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड की आज की कुल अधिकृत शेयर पूंजी को बीपीसीएल और भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड की विलय योजना की शर्तों के अनुसार बीपीसीएल की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ मिला दिया गया है। लास्ट पॉइंट, भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड को जून 2018 में शामिल किया गया है।
2023 की पहली तिमाही में भारतीय जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? सही जवाब है 12 से 13% बढ़ने की उम्मीद है। ICRA की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दोहरे अंकों में 13% पर बढ़ने की उम्मीद है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया मंदी की आशंका से जूझ रही है, ऐसे में यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत की खबर है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। निम्न में से किसने हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू की? अगला प्रश्न है, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।